फाइन। ओके, तो बायनोमियल थ्योरम। आप वो ट्रीटमेंट के क्वेश्चन के बारे में बता रहे थे। नहीं बताऊंगा अभी, वो पीएसएस में बताऊंगा सैटरडे। बायनोमियल थ्योरम। ओके, बायनोमियल थ्योरम में ये तो सीक्वेंसली ही जाएगा, तो लेक्चर 1। ओके, सो बायनोमियल थ्योरम शुरू करने से पहले, बायनोमियल थ्योरम समझने से पहले बायनोमियल समझना पड़ेगा, और बायनोमियल समझने से भी पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। बायनोमियल तो पॉलिनोमियल का एक एक्सटेंशन है, उसका एक सबसेट है, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, तो कोई बता सकता है क्या पॉलिनोमियल की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? मैं पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल पॉलिनोमियल बोल रहा हूं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या चीज हो सकती है? अरे भैया, 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कोई गौर फरमाएगा क्या? अथर्व ने कोई दूसरी कक्षा में भी पढ़ा हो सकता है, आईसीएसई का मुझे नहीं पता, पर जिसने स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में पढ़ा है उसने पॉलिनोमियल को क्या बात पढ़ा, पॉलिनोमियल के बारे में क्या पढ़ा? It is an expression with greater than one, right? ओके, मतलब integer differentiation. ओके फाइन। तो पॉलिनोमियल होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, शायद ई होता है, BRAIC होगा, BREIC होगा भाई, प्लीज मेरी हेल्प करो। AIC रहेगा। EIC, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके जो टर्म्स होते हैं वो कौन कौन सी दो चीजों से मिलके बनते हैं? तो इसके जो टर्म्स होते हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स होते हैं, वो कांस्टेंट्स, जिनको कि मैं एक पहले वेरिएबल्स या इनडिटर्मिनेट्स बोलता हूं, उनके कोफिशिएंट्स बन जाते हैं। जो कांस्टेंट्स होते हैं मेरे, वो अलजेब्रिक टर्म्स के कोफिशिएंट्स बन जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी दो चीज होती है भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? कांस्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन consisting of variables का मतलब आप समझ रहे हो, एक्स वाई जेड एंड their coefficients, ओके। वेरिएबल्स उनके कोफिशिएंट्स, पर इसमें कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स के, इनके बीच में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो केवल 3 तरह के ऑपरेटर्स हो सकते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर कोफिशिएंट्स separated by operators addition, subtraction and multiplication. ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब जो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। वेयर कोफिशिएंट्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू। देखो ध्यान देना, मैं पॉलिनोमियल में सारे के सारे नंबर्स के लिए डिफाइन कर रहा हूं। मैं पॉलिनोमियल जब सारे के सारे नंबर्स के लिए डिफाइन कर रहा हूं ना, तो वहां पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स के पीछे छुपे हुए नंबर्स मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, पर वो जिन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड हैं वो कोफिशिएंट्स केवल रियल वैल्यूज ले सकते हैं। फिर से समझना, मैंने अभी क्या बोला कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन से। अच्छा, अब वो जो वेरिएबल्स होते हैं
वो वेरिएबल्स कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, कोई इमेजिनरी वैल्यू भी ले सकते हैं, पर उनके कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमेशा रियल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। वेयर कोफिशिएंट्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू। मैं अभी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल तक नहीं पहुंच रहा हूं, मैं केवल ये बोल रहा हूं कि रियल फंक्शन के बारे में जब बात करेंगे तो उस केस में पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, बताऊंगा मैं कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। ओके, वेयर कोफिशिएंट्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू और एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। बताओ तो भाई एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, पार जीरो भी तो हो सकता है, एक्सपोनेंट पार जीरो। हाँ, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फाइन, ठीक है। अब इसी का एक्सटेंशन है पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म, तो इसी के एक्सटेंशन में तीन तरह के जिनके थोड़े से नॉमेनक्लेचर हैं, उनमें से एक होता है मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, जिसमें केवल और केवल जो मैंने ऑपरेटर यूज किया होता है वो केवल और केवल मल्टीप्लीकेशन होता है। मोनोमियल का कोई एक एग्जांपल दे सकता है क्या? मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, सिंगल टर्म तो कुछ भी हो सकता है। क्या ये एक मोनोमियल है? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 8, ये भी एक मोनोमियल है, ठीक है। जो इनका सेपरेशन है उसमें कहीं पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, और मोनोमियल हमारे लिए कुछ काम के नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है बाइनोमियल। ओके, अब बाइनोमियल जो होता है उसमें जो सेपरेशन होता है उसमें एटलीस्ट एक ऑपरेटर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का एक ऑपरेटर होना चाहिए, तो दो टर्म्स बना देता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि क्या ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, मैं बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल रहा हूं, यहां पर मैं बोल दे रहा हूं टू टर्म्स। ओके, दो टर्म होते हैं तो सेपरेटेड बाय वन ऑपरेटर हो जाएंगे। ये ऐसा कुछ दिखता है, 3x² प्लस 5y, ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम तक नहीं पहुंचे हैं अभी, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन पहुंचे हैं। और बाइनोमियल थ्योरम समझने के लिए हमें एक ट्राइंगल के बारे में समझना पड़ेगा, बहुत फेमस सा ट्राइंगल है। जस्ट अ मिनट, इस पे आ जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल को समझना पड़ेगा तो हम पहले हाफ में तो केवल और केवल उस ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहली चीज भाई, ढेर सारे हिडन सीक्रेट्स हैं इस ट्राइंगल में। वो ट्राइंगल पहले फॉर्म कैसे करते हैं, वो ट्राइंगल बनेगा कैसे, वो वाली चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न्स इन Pascal's triangle, पैटर्न्स इन Pascal's triangle। फिर उसके बाद हम बाइनोमियल पे आएंगे, ओके, ठीक है। अब पैटर्न्स इन Pascal's triangle पे पहुंचने से पहले हम क्यों रिलेट करना चाहते हैं अपने बाइनोमियल थ्योरम को इस ट्राइंगल से, ये वाली चीज समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज a प्लस बी रेज टू द पावर 0, व्हाट इज a प्लस बी रेज टू द पावर 0, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, a प्लस बी रेज टू द पावर 0 इज 1, ओके फाइन। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इफ आई आस्क यू व्हाट इज a प्लस बी रेज टू द पावर 1, a प्लस बी रेज टू द पावर 1 इज simply a plus b, a plus b, okay fine. If I ask you what is a plus b whole squared, so a plus b whole squared is a squared plus 2 times of ab 2ab plus b squared, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले तो पता ही है हमें, ओके। इफ आई आस्क यू व्हाट इज a plus b whole cube, what is a plus b whole cube, so a plus b whole cube is a cube plus 3 a squared b plus 3
ab² plus b³ okay. Similarly if I ask you what is a plus b raised to the power 4, ठीक है, तो अब आपको कुछ कुछ पैटर्न समझ में आने लग गया होगा भाई, ठीक है, कुछ कुछ पैटर्न समझ में आने लग गया होगा। एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं a की हाईएस्ट पावर से शुरू कर रहा हूं, मैं a की हाईएस्ट पावर से शुरू कर रहा हूं, a की पावर एक एक करके मैं डिक्रीज कर रहा हूं और b की पावर एक एक करके मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, ओके फाइन। सो a की पावर 4 थी यहां पर, फिर आया a³, फिर आएगा a², फिर आएगा a और फिर आएगा a रेज़ टू द पावर 0, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। और वैसे ही करस्पॉन्डिंग जो पावर्स ऑफ b है वो इंक्रीज करते जाएंगी, करस्पॉन्डिंग पावर्स ऑफ b इंक्रीज करते जाएंगी। तो यहां पर b रेज़ टू द पावर 0 आने वाला है पहले प्लेस पे, तो उसको नहीं लिख रहा हूं मैं। उसके बाद आएगा b रेज़ टू द पावर 1, फिर आएगा b², फिर आएगा b³ और लास्ट वाला टर्म आएगा b रेज़ टू द पावर 4, ओके ठीक है। अब अगर मैं बता देता हूं आपको कि इसके जो कोफिशिएंट्स आने वाले हैं ये कुछ ऐसे होते हैं 1 4 6 4 1, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये वाली चीज कैसे पता चली भाई? ये मुझे पता नहीं चली भाई, ये सॉल्व करना पड़ा। कैसे सॉल्व करना पड़ा? एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं भाई। ये a प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 एक्चुअली क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली चीज हो जाएगी a² प्लस 2ab प्लस b² और इसी चीज का होल स्क्वायर, या इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्क्रीट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। वैसे ऐसे भी हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय a² प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b², ओके फाइन। आप डिस्क्रीट मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई, a² when multiplied by a² will give me a raised to the power 4 plus a² multiplied by 2ab will give me 2 times of a³ times of b, a² multiplied by b² हो जाएगा a² b² plus 2ab multiplied by a² 2a³ plus 2ab multiplied by 2ab 4a² b² plus b² multiplied by a² भी a² b² हो जाएगा, b² multiplied by 2ab multiplied by b² मैंने नहीं किया, ये हो जाएगा 2ab multiplied by b² will give me 2ab³। अच्छा, उसके बाद b² multiplied by a² b² लिख लिया, b² multiplied by 2ab, b² multiplied by 2ab will give me 2 times of ab³ again। अच्छा, ओके फाइन। एंड व्हेन b² gets multiplied by b² क्या मिल जाएगा? b raised to the power 4, ठीक है। तो अब इन सबको एक साथ करके लिखते हैं भाई। तो देखो, तो सबसे पहले आएगा a raised to the power 4। अब देखते हैं कि a³ के कौन कौन से टर्म्स हैं। तो a³ का एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, तो इसके लिए लिख लूंगा मैं 4 टाइम्स ऑफ a³ टाइम्स ऑफ b, ओके। उसके बाद a³ से छोटा वाला a का पावर a² वाले टर्म्स, तो देखो, तो a² b² का एक टर्म 4a² b² और फिर से a² b², मतलब टोटल 6a² b², कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, उसके बाद ab³ वाले कितने टर्म्स हैं भाई? ab³ वाला एक ये टर्म है और ab³ वाला एक ये टर्म है, तो ये वाले टर्म्स लिख लिए 4 टाइम्स ऑफ ab³ और लास्ट वाला b रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट्स आए मेरे यहां पर तो दिख नहीं रहा है, पर ये वाला कोफिशिएंट आने वाला है 1 4 6, यहां पर फिर से 4, यहां पर 1, ठीक है। तो कुछ यही कोफिशिएंट्स आए मेरे, यही कोफिशिएंट्स आए, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं दो नंबर्स को बाइनोमियली एक्सपैंड कर रहा हूं तो कुछ तो एक सीक्वेंस मिल रहा है। मुझे कोफिशिएंट्स के बारे में पता नहीं है, कोफिशिएंट्स का क्या हो रहा है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। बाकी सारी चीजें मुझे समझ में आ गई कि पहला वाला जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर से लेकर के उसकी मिनिमम पावर तक इंक्लूडिंग द होल नंबर वाली पावर, और जो दूसरा वाला वेरिएबल है उसकी मिनिमम पावर मतलब 0th पावर मतलब रेज़ टू द पावर 0 से लेकर के उसकी मैक्सिमम पावर तक जितना पावर मैं उन टर्म्स को बाइनोमियली पावर दे रहा हूं, मतलब बाइनोमियली एक्सपैंड कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो ये वाले नंबर्स को जब एक पैटर्न के फॉर्म में लिखा गया, ये नंबर्स कौन से नंबर्स भाई? पहला वाला 1, फिर यहां पर a का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट भी 1 है, यहां पर a² का कोफिशिएंट 1 है, 2ab का कोफिशिएंट 2 है, फिर b² का कोफिशिएंट 1 है, a³ का कोफिशिएंट 1 है, 3a² b का कोफिशिएंट 3 है और ab² का कोफिशिएंट 3 है, b³ का कोफिशिएंट 1 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक ट्राइंगल जैसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है।
अब इस ट्राइंगल जैसे पैटर्न को बनाने के लिए उसकी ट्रिक क्या है भाई? ट्राइंगल जैसे पैटर्न को बनाने के लिए ट्रिक क्या है? तो देखते हैं भाई। ट्रिक ये है कि आपने लिखा पहला वाला 1, फिर आपने मान लिया कि ऐसे छुपे हुए कुछ जीरोस हैं, यहां पर कुछ छुपे हुए जीरोस हैं, यहां पर भी एक छुपा हुआ अदृश्य जीरो है, और जब आपने ये वाला 0 और ये वाला 1 ऐड किया, ठीक है, एक छुपा हुआ 0 और ये वाला 1 ऐड किया, तो जो नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है उसको नेक्स्ट रो में इन दोनों के सम वाले नंबर को नेक्स्ट रो में लिख दो भाई। तो 0 और 1 का सम क्या आ जाएगा? 0 और 1 का सम 1 आ जाएगा, 1 और 0 का सम भी 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर से करते हैं ये वाली चीज। 1 के लेफ्ट में दूसरे वाले रो में जो पहला वाला 1 लिख रहा है उसके लेफ्ट में एक और हिडन 0 मान लेते हैं, एक और छुपा हुआ 0, यहां पर भी एक और छुपा हुआ 0, और अगर मैं फिर से नंबर्स को ऐड करके लिखूं जो सब्सिक्वेंट वाले रो में है, नेक्स्ट वाले रो में है, सो 0 + 1 विल गिव मी 1, 1 + 1 से क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, 1 + 0 से मिल जाएगा फिर से एक 1 एंड सो ऑन। अब ये वाले पैटर्न को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो फिर से हिडन जीरोस, यहां पर छुपे हुए जीरोस। अब नेक्स्ट वाले लाइन में बोल, तो नेक्स्ट वाले लाइन के नंबर्स क्या हो जाएंगे? So 1 1 3 1 3 3 1, 1 ओके। उसके नेक्स्ट वाले रो में अगर आप नंबर्स को लिखोगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएंगे 1 4 6 4 1। फिर उसके नेक्स्ट वाले लाइन में नंबर्स को लिखते हैं। ये सारे नंबर्स लिखने हैं मुझे एटलीस्ट 7th 8th रो तक पहुंचना है, क्योंकि इस ट्राइंगल में बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो उसके बाद आएगा 1 5 10 10 5 1। अच्छा भाई, आगे बढ़ते जाते हैं। समझ में आ रहा है सभी को कैसे लिखा जा रहा है? उसके पिछले वाले रो के दो नंबर्स को ऐड करके नेक्स्ट वाले रो के सीक्वेंस लिख दे रहा हूं मैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा 1 6 15 20 15 6 1, ओके फाइन। फिर आएगा 1 7 1 7 21 35 35 21 7 एंड 1। फिर नेक्स्ट वाला जो सीक्वेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 8 28 56 70 56 28 8 और 1, ठीक है। बस इतने सीक्वेंस तक लिखते हैं। तो जो ये रिजल्टेंट ट्राइंगल बन रहा है ना, ये जो रिजल्टेंट ट्राइंगल बना भाई, एक ऐसे पैटर्न पे आ गए, यहां से यहां तक। इनफैक्ट मैं इसको लाइन से ही डिनोट करता हूं, क्योंकि बहुत सारे और भी पैटर्न्स डिनोट कर रहे हैं इसके साथ ही, तो मैं इसको लाइन से ही शो करता हूं। ओके, बेटर है कि इसको एक ट्राइंगल जैसा देख लें, और ये इंफिनिटी तक जाएगा। ये तो अभी आगे बढ़ता जाएगा भाई, काउंटेबल इंफिनिटी तक जाने वाला है भाई। वो इंफिनिटी जो आप काउंट कर सकते हो। तो ये वाले पैटर्न्स इधर में एक और लाइन बना देते हैं, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक। तो एक ट्राइंगल जैसी चीज बनती हुई लग रही है। इसी ट्राइंगल को पुराने जमाने में भारत में कहा जाता था, इंडिया में कहा जाता था स्टेयरकेस ऑफ माउंट मेरू। स्टेयरकेस ऑफ माउंट मेरू, ठीक है। ये लगभग 2000 साल पहले वाली चीज है, 2000 साल पहले की बात है। तो स्टेयरकेस ऑफ माउंट मेरू इसको इंडिया में कहा जाता था, ओके, ठीक है। इसी ट्राइंगल को खयाम्स ट्राइंगल बोलते थे। खयाम्स ट्राइंगल बोलते थे। कहां पर बोलते थे खयाम्स ट्राइंगल भाई? ईरान में, ठीक है, ईरान में सेपरेटली। सबसे पहले इस ट्राइंगल को जो खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था, या कहा जाए तो इन नंबर्स को अरेंज करके इन्वेंट किया गया था, ये वाली चीज इंडिया में हुई थी। इसको बोलते थे स्टेयरकेस ऑफ माउंट मेरू। पैरेलली नहीं हुई थी ये चीज, खयाम्स ट्राइंगल वाली चीज पैरेलली नहीं हुई थी, ठीक है। खयाम्स ट्राइंगल शायद आफ्टर 700 एडी, ठीक है, मतलब 700 एडी और समथिंग, ठीक है, 700-800 के इसमें हुआ था, ओके। और इसी वाले ट्राइंगल को हैंग ह्यूई ट्राइंगल बोलते थे। हैंग, शायद HUI ट्राइंगल, हैंग ह्यूई ट्राइंगल चाइना में बोलते थे।
और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक ट्राइंगल को बोला जाता था, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड भी नहीं, इनफैक्ट इटली में इसका नाम कुछ और था, इटली में इसका नाम कुछ और था, ओके, इटली में इसका नाम कुछ और था, बट मोस्ट ऑफ द यूरोप में इसको जाना जाता था पास्कल्स ट्राइंगल के नाम से। अब पास्कल्स ट्राइंगल के नाम से जाना तो जाता था, पर इस ट्राइंगल के अंदर जो चीजें छुपी हुई थी वो एक्चुअली पास्कल ने नहीं ढूंढी थी। पास्कल ने तो केवल ट्राइंगल्स ढूंढे थे, सॉरी, पास्कल ने तो केवल नंबर्स दिए थे। जो इसके पीछे की कॉम्बिनेट्रिक्स है, जिसके इसके पीछे के बाकी नंबर्स हैं, वो कभी भी पास्कल ने नहीं खोजे, वो पास्कल ने नहीं खोजे, ठीक है। वो तो पैटर्न्स धीरे धीरे करके, अगर आप किसी भी एक आदमी से पूछोगे ना, तो किसी भी एक आदमी को इसके पीछे के जितने भी पैटर्न्स हैं, सारे के सारे पैटर्न्स नहीं ही पता होंगे, सारे पैटर्न्स किसी को नहीं पता है, ठीक है। हो सकता है किसी को 90% ऑफ द पैटर्न्स पता है, पर सारे के सारे पैटर्न्स पास्कल ट्राइंगल के किसी को नहीं पता। अच्छा, अब कौन से पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कौन कौन से पैटर्न्स छुपे हुए हैं इसमें, और वो सारी चीजें बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेट हो जाएंगी, सारी चीजें बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेट हो जाएंगी। कैसे भाई, और कौन कौन से पैटर्न्स छुपे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पैटर्न देखो, तो अगर हर एक रो के नंबर्स को मैं ऐड करता जाऊं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, इसकी जरूरत तो नहीं है, जो इसको बेसिकली बोला जाता है वो बोला जाता है पास्कल्स ट्राइंगल। तो पास्कल्स ट्राइंगल यूरोप में बोलते हैं, और अब सभी लोग पास्कल्स ट्राइंगल ही बोलते हैं, ओके। पास्कल्स ट्राइंगल यूरोप में बोला जाता था, और फिर उन्होंने ऐसा मान लिया कि उन्होंने ही इन्वेंट किया है, ओके, ठीक है। अब अगर मैं हर एक रो के नंबर्स को ऐड करता जाऊं, तो पहले वाले रो के नंबर्स को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा आउटपुट, पहले वाले रो के नंबर्स को ऐड किया तो आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया, बहुत अच्छे। दूसरे वाले रो के जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तीसरे वाले रो के नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फोर्थ वाले रो के नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो आउटपुट 8 आ जाएगा, 8 फिर आउटपुट 16 आ जाएगा, फिर आउटपुट 32 आ जाएगा। क्या आपको एक पैटर्न इसमें दिख रहा है, यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है, 2 के पार्स आ जा रहे हैं, पार्स ऑफ 2 आ जा रहे हैं, ठीक है, पार्स ऑफ 2 आ जा रहे हैं, डिफरेंट पार्स, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ 2। तो अगर पहले वाले रो को मैं 0th रो बोल रहा हूं, तो यहां पर मुझे 2 का 0th पावर मिल रहा है अगर मैं सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर दे रहा हूं तो, ठीक है। वैसे दूसरे वाले रो में 2 raised to the power 1, ये जो आउटपुट आ रहा है दूसरे वाले रो के सम ऑफ डिजिट्स का, उसको 2 raised to the power 1 सिंपली इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, वैसे ही तीसरे वाले रो के लिए 2 raised to the power 2, चौथे वाले रो के लिए 2 raised to the power 3, पांच वाले रो के लिए 2 raised to the power 4, सिक्स्थ वाले रो के लिए 2 raised to the power 5। इसका मतलब अगर मैं अपने पास्कल्स ट्राइंगल के nth रो में पहुंच जाऊं और उसके सम ऑफ डिजिट्स आपसे पूछूं, तो nth रो में सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 2 raised to the power n-1, 2 raised to the power n-1, ठीक है, ओके। ऐसा भी कुछ सोच सकते हो, और जिस रो के ये वाले डिजिट से करस्पॉन्ड किया जा रहा है, ये वाले डिजिट से वही पावर बन जा रहा है। देखो तो हर एक रो का जो सेकंड वाला डिजिट है वही 2 का पावर बन जाता है इवेंचुअली, ठीक है। तो समझ में आया क्या भाई? Yes, sir. पहली प्रॉपर्टी क्या देखने को मिली भाई पास्कल्स ट्राइंगल की? एक एक करके प्रॉपर्टीज लिखते जाएंगे भाई। पहली वाली प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ डिजिट्स इन अ रो, सम ऑफ डिजिट्स इन अ रो are the powers of 2, ठीक है। अच्छा, ये तो पहली चीज देखने को मिली। अच्छा, और प्रॉपर्टीज देखते हैं पास्कल्स ट्राइंगल में, और प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये भी कुछ उसी फॉर्म की है, जैसे हमने पावर्स ऑफ 2 निकाले, कुछ उसी फॉर्म की है। अब ये वाली प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये यहां तक सभी को समझ में आ गया भाई, सम पावर्स ऑफ 2 है। आपको पता है पावर्स ऑफ 2 कहीं और भी रिलेट होता है जाकर के, कहां रिलेट होता है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका कुछ रिलेशन है। अच्छा, सम ऑफ डिजिट्स इन अ रो आर पावर्स ऑफ 2। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो और इन डिजिट्स को इनकी प्लेस वैल्यू दे दो, ठीक है। कैसे देना है इनकी प्लेस वैल्यू भाई, ध्यान से देखना। ये 1 को मैं एज इट इज लिखता हूं 1, और इस 1 को अब डिनोट करता हूं 11 raised to the power 0 से, ठीक है। 11 raised to the power 0 is this one, 11 raised to the power 0 is this one।
So this 1 1 11 is 11 raised to the power 1. 11 raised to the power 1. Okay. वैसे ही 121 is 11 raised to the power 2. 121 is 11 raised to the power 2. 11 squared. 1331 is 11 raised to the power 3. 11 raised to the power 3. अरे क्यूब करो भाई 11 का, देखो तो 1331 आता है क्या? देखो देखो 1331 आता है। 11 क्यूब की वैल्यू 1331, 11 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू 14641 आती है क्या भाई? तो अगर इनको इनकी प्लेस वैल्यू दे दी जाए ना भाई, तो मुझे पावर्स ऑफ 11 मिलने लग जाएंगे। अगर इन डिजिट्स को इनकी प्लेस वैल्यू देने लग जाए हम, तो मुझे पावर्स ऑफ 11 मिलने लग जाएंगे। चमक रही है चीज सभी को? सर एक बार कोई और डाउट yes, तो sir. नहीं Yes, है? sir. देखो सर वो प्लेस वैल्यू क्या समझा नहीं सर? प्लेस वैल्यू मतलब उसको वैसे एज इट इज लिख दो। अच्छा मैं वहां वो कहां उसका कंफ्यूजन कहां पर आएगा? उसका कंफ्यूजन ये जो सिक्स्थ वाली लाइन है वहां पर आने वाला। मैं समझाता हूं। अभी के लिए 111 इस डिजिट को 121 लो। वो नंबर्स को 121 ना लेकर के 121 ले लो। 1331 वो नंबर ले लो। 14641 वो नंबर ले लो। 1510 नहीं लेने वाले हैं, ठीक है? 14641 तक वो नंबर ले लो। समझ में आ रहा है भाई? यस सर। हाँ, तो वो Yes. जो 14641 है, 14641 एज अ नंबर, वो 11 रेज टू द पावर 4 है। 11 रेज टू द पावर 4 है, ठीक है? पावर्स ऑफ 11 कैसे मिल रहा है? अब 11 रेज टू द पावर 5 ये नहीं होता 1 5 10 10 5 1। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 11 रेज टू द पावर 1 होता है 1 5 1 0 1 0 5 1, ठीक है? तो प्लेस वैल्यू का मतलब यहां पर समझ में आएगा, ठीक है? यहां पर समझ में आएगा प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स, place value of the digits are the powers of 11, ठीक है? अब देखो यहां तक तो काम चल जा रहा था। जब सिंगल डिजिट्स ऐड कर रहे थे, जब सिंगल डिजिट्स पुट कर रहे थे वहां पर, तो फिर 11 रेज टू द पावर 4 तक तो काम चल जा रहा था। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि 11 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होती है? 11 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे सर वो शायद ये वाले रो, पास्कल्स ट्रायंगल के ये वाले रो, कौन से वाले रो? 1 5 10 10 5 1, ये वाले रो से शायद मिल सकती है। ये वाले रो जिसमें 1 5 10 10 5 1, शायद उसका आउटपुट ये वाले रो से मिल सकता है। अच्छा पर ये वाले रो में तो 10 10 आ जा रहा है, और 11 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू ये नहीं होती है, ठीक है? तो यहां पर क्या बोला जाता है, देखो यहां पर कैसे निकालते हैं, और यहीं से प्लेस वैल्यू का मतलब समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूं ना कि जो डिजिट सिंगल डिजिट्स है उनको एज इट इज रखते जाओ। जैसे 1 रखा और 5 रखा, ठीक है? अब देखो 10 को किस तरह ट्रीट करना है। 10 के 0 को एज इट इज लिखना है, और 10 के 0 को एज इट इज लिख करके ये जो 1 है ना, इसको कैरी ओवर दे देना है दूसरे वाले टर्म में। 10 के 0 को एज इट इज लिख करके ये जो 1 है इसको कैरी ओवर दे देना है दूसरे वाले टर्म में। तो दूसरे वाले टर्म में हो जाएगा 11, दूसरे वाले टर्म में हो जाएगा 11, फिर वो वाले 11 का एक 1 लिख देना है यहां पर, और फिर उसको कैरी ओवर दे देना है दूसरे वाले डिजिट पे, ठीक है? तो 11 का 1 लिखा, फिर उसको कैरी ओवर दे दिया दूसरे वाले डिजिट पर। तो अब दूसरा वाला डिजिट 5 + 1 हो गया 6, और लास्ट वाला 1 एज इट इज लिख दिया, ठीक है? अब चेक कर लो तो क्या 11 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू यही होती है 161051? Yes. हाँ यही होती है, ठीक है? एक और चेक कर लेते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसमें। व्हाट इज 11 रेज टू द पावर 6? तो आप बोलोगे सर शायद जैसे आप बोल रहे हो 11 रेज टू द पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो मुझे 7th रो ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल से मिलेगा। अगर मैं फर्स्ट वाले रो को 0th रो बोल दे रहा हूं तो वो 6th रो ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल से मिलेगा। 6th रो के जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स मैं यहां पर लिखता हूं और समझता हूं कि कैसे मुझे 11 रेज टू द पावर 6 की वैल्यू मिल जाएगी एग्जैक्टली, ठीक है? तो वो डिजिट्स हैं 1 6 1 6 15 20 1 6 15 20 15 6 1, ठीक है? 11 रेज टू द पावर 6 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो तो एक एक करके निकालते जाएंगे भाई। जो सिंगल डिजिट्स हैं राइट से शुरू करो। जो सिंगल डिजिट्स हैं उनको एज इट इज लिख रहा हूं मैं। यहां पर लिख दिया 1, यहां पर लिख दिया ये 6। अब 15 में 2 डिजिट्स आ गए, तो 15 का यूनिट्स वाला डिजिट लिखा, यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट लिखा, फिर कैरी ओवर दे दिया 1 इधर, कैरी ओवर दे दिया 1 इधर, कैरी ओवर 1 जब इधर दे दिया तो अब ये बन गया 21। 21 का 1 मैंने इधर लिखा और कैरी ओवर गया 2 इधर, कैरी ओवर गया 2 इधर, ठीक है? कैरी ओवर 2 इधर गया तो यहां पर बन गया 17। 17 का 7 लिखा, फिर जाएगा कैरी ओवर 1 1, तो ये बन जाएगा 7 1, ठीक है?
तो पार्ट्स ऑफ 11 की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। 177 मैं भूल गया, फिर से एक बार कर लेते हैं। 1 6 15 का 5 लिखा, कैरी ओवर चला गया, 21 का 1 लिखा, फिर कैरी ओवर 2 चला गया, 17 का 7 लिखा, फिर कैरी ओवर 1 इधर चला गया, यहाँ पर एक 7 लिखा और यहाँ पर एक 1 लिखा। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरे 11 रेज़ टू द पावर 6 की वैल्यू। चमक गई भाई चीज सभी को? यस सर। ओके फाइन, चेक कर लो भाई। 1771561 होता है ना 11 रेज़ टू द पावर 6? होता है, चेक कर लो। ओके, सो यहां पर जब मैं डिजिट्स की प्लेस वैल्यू एज इट इज लेने लग जाता हूं तो कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ 11 देने लग जाते हैं। ओके, ये दूसरी प्रॉपर्टी है पास्कल्स ट्रायंगल की। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। आप कोई भी एक डिजिट चूज कर लो अपने पास्कल्स ट्रायंगल में, ठीक है। अब ये वाली चीज कॉम्बिनेट्रिक्स से, सारी चीजें कॉम्बिनेट्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, सारी की सारी चीजें कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हैं। तो मैं आपकी मदद के लिए हम आ जाते हैं एक्चुअल पास्कल्स ट्रायंगल में। मैं आपको कोई भी एक डिजिट चूज करने को बोलूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम पहले पास्कल्स ट्रायंगल को फिल कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। सो कौन मेरी हेल्प करेगा भाई इस ट्रायंगल को फिल करने में? ओके, नेक्स्ट रो के श्रेष्ठ बोल, तो नेक्स्ट रो के डिजिट्स क्या क्या हो जाएंगे? सर 1 3 3 1, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे 1, फिर ये वाला हो जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा 6, ये वाला हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और थोड़े बड़े नंबर्स, मैं चाहता हूं कोई बड़ा नंबर चूज करो। 1 5 10, ये वाला हो जाएगा 10, ये वाला हो जाएगा 5, ये वाला हो जाएगा 1। ओके, वैसे ये हो जाएगा 1 6 15 20, फिर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। ओके, अब मैं चाहता हूं आप कोई ये सारे नंबर्स एक हेक्सागन के फॉर्म में है ना, मतलब उनके बाहर का स्ट्रक्चर हेक्सागन जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप इनमें से कोई भी एक नंबर चूज कर लो अपने मन से, कोई भी। ये एक्सट्रीम एंड्स वाले नंबर, ये 1 को छोड़ करके आप बीच का कोई भी एक नंबर चूज करो, तो कोई भी एक नंबर चूज करो। आयुष तू कोई एक नंबर चूज कर बेटा। 20 चूज करेगा तो उसके नीचे वाले के, चलो मैं सारे के सारे लिख लेता हूं पहले। 1 7, उसके लिए उसके नीचे वाले नंबर्स की भी जरूरत पड़ेगी। 21 35 35 21 7 1, ठीक है। अब आयुष ने चूज किया ये 20। ध्यान से देखना भाई, इसको मैं क्रॉप कर ले रहा हूं, ये पास्कल्स ट्रायंगल को क्रॉप कर ले रहा हूं। ये वाली प्रॉपर्टी कॉम्बिनेट्रिक्स से रिलेटेड है, वो वाली चीज भी समझेंगे। फाइन, पूरा ही ट्रायंगल ले लेते हैं, ओके। सो हमने जो नंबर चूज किया है वो कौन सा है भाई? 20। फाइन, ठीक है। आ जाते हैं, नंबर 20 चूज किया। ओके, नंबर 20 चूज किया। तो देखो, ध्यान से देखना, सभी को दिख रहा है ना भाई? वापस आ जाते हैं अपने शीट पर। ओके, अपने शीट पर वापस आ जाते हैं। सभी को दिख रहा है नंबर 20? ये वाला नंबर अभी हमने चूज किया, आप लोगों ने चूज किया, ये वाला नंबर आपने चूज किया। तो अब देखो 20 को सराउंड करने वाले कितने हेक्सागन्स हैं? 20 को सराउंड करने वाले कितने हेक्सागन्स हैं? 6 हेक्सागन्स है भाई, 6 हेक्सागन है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, ये सारे के सारे हेक्सागन्स को काउंट, मतलब इसको अपने काउंटिंग के कंसिडरेशन में ले रहा हूं। 10 10 15 35 35 15 और 10, ठीक है। एक नया हेक्सागन बन गया, उस 20 के अराउंड एक नया हेक्सागन बन गया, ठीक है। उस 20 के अराउंड एक नया हेक्सागन बन गया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन नंबर्स को पेयर वाइज डिसजॉइंट ले रहा हूं। देखो, मैं एक बार चूज कर रहा हूं ये वाले 10 को, ये वाले 15 को और ये वाले 35 को, ठीक है। और फिर मैं चूज कर रहा हूं ये वाले 10 को, ये वाले 10 को, ये वाले 35 को और ये वाले 15 को। ऑब्वियसली जो रेड उस हेक्सागन के, जो अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इस हेक्सागन के जो 6 पॉइंट्स हैं, जो 6 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, उनमें से ऑड वाले पॉइंट्स ले लूं और उन पॉइंट्स पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन चेक करूं, जैसे यहां पर आया 10 15 और 35, तो ऑफ कोर्स जो ऑड वाले पॉइंट्स हैं और जो इवन वाले पॉइंट्स हैं उनके
उनके नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 10 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 15 वो बिल्कुल सेम आ जा रहा है, वो बिल्कुल सेम आ जा रहा है। मानते हो ना ये चीज, मानते हो ना? Yes, sir. पर आप बोलोगे सर ये तो नंबर्स ही सेम हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नंबर सेम हो गया इसलिए ऐसा हो गया, कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पर, ठीक है? तो कोई ऐसा नंबर चूज कर लो जहां पर सेम, आपको ऐसा लग रहा है कि जहां पर सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर चूज कर लो जहां पर किनारे वाला नंबर चूज कर लेते हैं। मैं आपकी मदद कर रहा हूं, अब मैं चूज कर रहा हूं ये वाला 5, चलेगा ये वाला 5? Yes. ठीक Yes, है। sir. अब ये 5 के लिए मैंने एक नया हेक्सागन बनाया, ये वाला हेक्सागन बनाया, ये वाला हेक्सागन बनाया, ये वाला हेक्सागन बनाया, ओके ये वाला हेक्सागन बना लिया, ठीक है। अब फिर से मैंने 1 10 और 6 को चूज किया, और मैंने चूज किया 4 15 और 1 को, 1 10 और 6 को चूज किया। 1 10 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो किसके बराबर होगा भाई? वो होना चाहिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 के बराबर, वो होना चाहिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 के बराबर, ठीक है। और ऐसे इनफाइनाइट हेक्सागन्स बनेंगे पूरे के पूरे पास्कल्स ट्रायंगल में, और ऐसे इनफाइनाइट पैटर्न्स भी बनेंगे, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनेंगे, इनफाइनाइट पैटर्न्स भी बनेंगे, ठीक है। चमकी ये चीज, कोई भी एक नंबर चूज करोगे उसके सराउंडिंग हेक्सागन्स के ऑर्डर इवन पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 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 मल्टीप्लिकेशन सेम आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉम्बिनेट्रिक्स के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, ये वाली चीज सीखते हैं भाई। कॉम्बिनेट्रिक्स के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट किया था, हाँ कॉम्बिनेट्रिक्स के फॉर्म में कैसा दिखता है मैं बाद में बताऊंगा कि ये नंबर्स के पीछे कैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट छुपे हुए हैं, इन नंबर्स के पीछे कैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट छुपे हुए हैं। अभी के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखना, n-1 c r-1 multiplied by ncr multiplied by n+1 cr+1 will be equals to इधर भी n-1 n और n+1 will be equals to this multiplication, okay। यहां पर है r-1 r+1, ये ऑड नंबर्स के जो प्लेसेस हैं, ओके फाइन, ठीक है। दिस इज ncr+1 बन जाएगा, दिस इज ncr, ठीक है। n-1 में ये बनेगा r-1 r-1 r+1, फाइन, ठीक है, +1, ठीक है, फाइन, ठीक है। सो ये जो प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की, ये मेरे एक किसी भी हेक्सागन, पास्कल्स ट्रायंगल के किसी भी हेक्सागन के 6 पॉइंट्स शो कर रहे हैं, जिसमें 3 पॉइंट्स है उस हेक्सागन के ऑड पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स हैं उस हेक्सागन के इवन पॉइंट्स, ठीक है। अब हम लोग ये चीज आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनके पीछे कैसे कोई बाइनोमियल कोएफिशिएंट छुपे हुए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए कोई भी हेक्सागन चूज करेंगे उसके ऑड पॉइंट्स से इवन पॉइंट्स, यहां पर विजुअलाइज कर पाना इजी है, थोड़ा सा इजी है। पर मैं अगर बोल दूं कि मैं nth रो में हूं उसमें इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं सो एंड सो, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वहां पर नंबर खोजना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप चमक गई होगी ये चीज। आगे बढ़े भाई? Yes, sir. ठीक है, ओके आगे बढ़े। अच्छा, अब ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3 पास्कल्स ट्रायंगल की। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रायंगल बनता है पास्कल्स ट्रायंगल के अंदर, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रायंगल बनता है, ठीक है। उसको बोलते हैं सरपिंस्कीज ट्रायंगल, सरपिंस्कीज ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे जे मेंस के सिलेबस में तो नहीं है सरपिंस्कीज ट्रायंगल या ऐसा कोई ट्रायंगल, पर हाँ पार्सल बोल रहा हूं पार्सल आया अभी मेरा, पास्कल्स ट्रायंगल का ही एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। तो पहले तो मैं समझाता हूं, ये सरपिंस्कीज ट्रायंगल से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम सीखेंगे अभी, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे। तो सरपिंस्कीज ट्रायंगल के लिए एक यहां पर है क्या, हाँ ठीक है। सरपिंस्कीज ट्रायंगल के लिए आ जाते हैं हम अपने सिमुलेशन पर, वहां पर इस ट्रायंगल को मैं वहां पर डिराइव करने वाला हूं। कैसे डिराइव करने वाला हूं, देखो यहां पर जो सेकंड वाला है असाइनमेंट या जो भी टास्क, ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है, कलर द इवन नंबर्स ऑन दिस पास्कल्स ट्रायंगल टू प्रोड्यूस एन इंटरेस्टिंग पैटर्न, ठीक है।
यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग पैटर्न बनने वाला है ना, उसको विजुअलाइज करने के लिए हमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, पर छोटा सा पैटर्न यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो देखो एक एक करके मुझे सारे के सारे इवन नंबर्स को कलर करना है। ओके, तो 2 को कलर किया, फिर 4 6 4 10 10 और 20, ये सारे इवन नंबर्स हैं। फिर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, और हाँ यहाँ पर भी 6 है। उसके बाद इवन नंबर्स इस लाइन में एक भी नहीं है क्या? हाँ, इस लाइन में एक भी नहीं है। फिर 8 28 56 70 56 28 8, फिर 36 84 126 126 84 36 120 210 252 210 330 एंड सो ऑन। ये सर 10 तीनों, भी आएगा ना उधर? ये दोनों ठीक है। फिर यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये 10। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, 10 भी एक इवन नंबर है, काफी अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। फिर ये 66 78 286 364 220 12, हाँ छोटा सा यहाँ बनेगा, तो इसका सेम रिफ्लेक्शन इधर भी बनेगा, 220 66 12 286 78 364। अच्छा, उसके बाद और थोड़ा सा कलर कर ही देते हैं। जब कलर कर रहे हैं तो मजा भी आ रहा है मुझे ये चीज करने में। ओके, यहाँ पर इस वाले लाइन में एक भी इवन नंबर नहीं है, फिर इवन नंबर्स दिखने लग जाते हैं मुझे, ठीक है। ये मजाक की चीज नहीं है, ये काफी मजेदार चीज है, ठीक है। आप चाहो तो आप भी खोल के कर सकते हो, काफी मजा आएगा करने में। ये देखो कलर कर रहा हूं मैं। ओके, सर 14 भी है। 14 भी है, ठीक है। मुझसे गलती हुई, 2002 भी है। 2000 हाँ, मुझे लग रहा है आप दोनों लोग सेम चीज बोल रहे हैं, 2002 भी है। ओके फाइन। कला का प्रदर्शन, हाँ, कला का प्रदर्शन हो रहा है। ये करने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा, पर फिर भी ये पैटर्न को आप याद रखना, ठीक है। ये पैटर्न मैं एक और बार अभी आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे ये पैटर्न में बनाने में मुश्किल होगी, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि पास्कल्स ट्राइंगल तो बड़ा होता जाएगा भाई, ठीक है। क्या कोई और नंबर मिस हो रहा है? देख लो भाई थोड़ा सा। 18 तो 18 18 मिस हुआ, 20 200 1140 ओके। यहाँ पर ये है, ठीक है, चेक करते हैं। परफेक्ट है, ओके फाइन, ठीक है। तो देखो ये सब प्राइस वाइज भी मिल रहा है इधर में, ठीक है। बस ये वाला फिगर ले लेते हैं, क्योंकि यहां से आएगा सर्पिंस्कीज ट्राइंगल, काफी ही ओके। ओके फाइन, काफी उत्तेजित हो गए हैं। ओके, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. उत्तेजित मतलब समझते हो ना, एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब देखो ये जो सर्पेंस्कीज ट्राइंगल है, ये बनता कैसे? ये जो पैटर्न्स हैं, ये कैसे पैटर्न्स बना रहे हैं? तो कौन स्क्रीन से? शेयर नहीं हुआ है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है क्या? ओके ओके, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। तो जब मैं ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से दिख रहा है सभी को? ध्यान से दिख रहा है भाई ट्राइंगल? अब जो व्हाइट वाले प्लेसेस है ना, जो व्हाइट वाले प्लेसेस हैं, उनको कलर कर रहा हूं मैं। व्हाइट वाले प्लेसेस हैं ये वाला प्लेस, ये सारे व्हाइट वाले प्लेसेस ले लिए, ये सारे व्हाइट वाले प्लेसेस ले लिए, ये सारे व्हाइट वाले प्लेसेस ले लिए। एक ट्राइंगल ऐसा बना, फिर एक छोटू सा ट्राइंगल ऐसा बना जो कुछ ऐसा दिखता है, उल्टा ट्राइंगल, ठीक है। ये देखो एक बड़ा सा ट्राइंगल ऐसा भी बन रहा है, एक बड़ा सा ट्राइंगल ऐसा भी बन रहा है, बड़ा सा ट्राइंगल ऐसा भी बन रहा है। यहाँ पर एक छोटू सा ट्राइंगल ऐसा भी बन रहा है, छोटू सा ट्राइंगल ऐसा भी बन रहा है।
फिर छोटा सा ऐसा ट्राइंगल बना, 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 ऐसे ट्राइंगल्स बनते जाएंगे, फिर एक बड़ा सा ट्राइंगल नीचे बनेगा। ठीक है, तो देखो तो ये पैटर्न क्या बताता है, आप इनमें से ना देखो, एक मैं अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लूं, सर्पिंस्की ट्राइंगल का मतलब क्या है, अगर मैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा कुछ ले लूं, ठीक है, तो हाँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये ट्राइंगल लेने के बाद मैंने एक डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल कुछ ऐसा लिया, फिर जितने भी अपवर्ड ट्राइंगल दिख रहे हैं सभी के पास एक डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा लिया, यहाँ पर एक डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा लिया, यहाँ पर एक डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा लिया, जितने अपवर्ड ट्राइंगल लिख रहे हैं उनमें डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल्स बनते जाएंगे। ये डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा लिया, ये डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा लिया, अपवर्ड ट्राइंगल है, 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 डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा लिया, डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा लिया, डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा लिया, और देखो तो फिर से एक अपवर्ड ट्राइंगल है, डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा, डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा, ये तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा, डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा, डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा। ठीक है, ऐसा करते जाओ, ऐसा करते जाओ। ठीक है, ये तो अपवर्ड है, हाँ, डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा, डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल ऐसा। ठीक है, तो आप इसमें का देखो, इतना बड़ा सा ट्राइंगल है ना, ये पूरा बड़ा सा ट्राइंगल है, पूरे से बड़े से ट्राइंगल का मैं एक छोटा सा प्रोफाइल भी ले लूं तो ये उस ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी बता रहा है। देखो तो ये बड़े से ट्राइंगल का इतना छोटू सा पार्ट लोगे ना, फिर से वो उसी की प्रॉपर्टी बता रहा है, क्योंकि इतना सा भी अगर मैं ट्राइंगल ले लूं तो इसमें भी ढेर सारे वो छोटे छोटे ट्राइंगल्स होंगे तो जो डाउनवर्ड फेसिंग होंगे, डाउनवर्ड फेसिंग इधर, फिर डाउनवर्ड फेसिंग इधर, फिर डाउनवर्ड फेसिंग इधर। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्राइंगल बनता है। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्चुअल नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी चीजें छुपी हुई हैं, कुछ और भी चीजें छुपी हुई हैं, वो खोद के निकालेंगे। पर हाँ, ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनते हैं ना, इस ट्राइंगल का, ये बड़े वाले ट्राइंगल में ढेर सारे डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल्स हम बना रहे हैं, इस पूरे पैटर्न को बोलते हैं सर्पिंस्की ट्राइंगल। ठीक है, चमका भाई सभी को? तो वो जो Yes, ब्लू sir. वाली चीज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो व्हाइट वाले पैटर्न्स हैं वो इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, जो व्हाइट वाले पैटर्न्स है वो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है भाई, बढ़े आगे। क्या ये काम की चीज है? अभी इसमें एक और काम की चीज आएगी, इसी सर्पिंस्की ट्रायंगल से निकालेंगे। ओके फाइन, तो ये सर थी। वो थर्ड प्रॉपर्टी एक बार रिपीट करेंगे क्या? हाँ, कैन यू प्लीज रिपीट, आपका क्वेश्चन क्या है? सर वो थर्ड प्रॉपर्टी था ना, मैंने मिस कर दिया सर। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है भाई? नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया, सारे के सारे इवन नंबर्स को कलर कर दिया अपने पास्कल्स ट्रायंगल में। तो उसके बाद क्या हुआ, जो बचे हुए स्पेसेस थे, जो ऑड वाले प्लेसेस थे, वो सारे ऑड वाले प्लेसेस को मैंने इस तरह से ज्वाइन किया। तो इस तरह से कोई फिगर बन रहा है, एक अपवर्ड ओपनिंग ट्राइंगल, फिर उसमें ढेर सारे डाउनवर्ड ओपनिंग ट्राइंगल। इस डाउनवर्ड ओपनिंग ट्राइंगल को की अगर आप किसी भी पार्ट में उसकी एक एंटिटी ले लोगे तो वो पूरे के पूरे डाउनवर्ड ओपनिंग ट्राइंगल को ही, पूरे के पूरे ये बड़े वाले फिगर को ये छोटा वाला फिगर भी डिपिक्ट कर पा रहा है। ठीक है, और इससे छोटा भी कोई फिगर बनेगा तो बड़े वाले फिगर को डिपिक्ट कर पाएगा हमेशा हमेशा। और नीचे जाते जाओगे ऐसे और ट्राइंगल्स बनते जाएंगे। तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप दिख रहा है आपको वो छोटी वाली जगह पर। ठीक है, तो इसी छोटे वाले प्रोटोटाइप को बोलते हैं सर्पिंस्की ट्राइंगल। ठीक है फाइन, किसी और को कुछ और भी पूछना है क्या? नाइस। सो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5, पास्कल्स ट्राइंगल में ही और कौन कौन से पैटर्न्स हैं भाई, और कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से मैं एक बार ट्राइंगल की मदद लेना चाहूंगा। ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है, ये तो ऐसे दिख भी जाएगा आपको। इसके लिए हाँ, ये वाला ट्राइंगल काम आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल काम आ जाएगा, तो मैं इसको ही मैं ट्राइंगल का एक बहुत छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, उसी में समझा दूंगा। ओके, ट्राइंगल का एक बहुत छोटा सा पार्ट इसी में समझ में आ जाएगा। देखो क्या होगा अगर मैं ये वाले सीरीज ऑफ नंबर्स को ऐड कर लूं, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। 1 + 2 + 3 + 4 ये वाला 10 दे रहा है। चमक रही है भाई चीज?
और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पैटर्न्स हैं, ऐसे और इनफाइनाइट पैटर्न्स हैं। और देखते हैं भाई, ये तो छोटू सा यहीं पर दिख रहा है, 1 + 2 + 3 कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। ये 1 + 2 + 3 इधर से 6 आ जाता है। और आगे बढ़ोगे, अगर उसी में आगे बढ़ जाते तो देखो, तो 1 + 2 3 + 4 + 5 होता, तो ये वाला 15 आ जाता। ठीक है, और आगे बढ़ते जाओगे। अच्छा, यहां से भी वो चीज मिल रही है क्या, 1 + 3 = 4, 4 + 6 = 10, 10 + 10 = 20। तो अगर आप ये वाले तीनों सीक्वेंसेस ले लिए, ये वाले तीनों सीक्वेंसेस ले लिए, तो यहाँ पर फिर आप डायगोनली चल लेते हो, यहाँ से डायगोनली जाते हो, ये सारे नंबर्स को ऐड करते हो, और फिर यहाँ पर आते हो, तो भाई उन डायगोनल्स के, यहाँ तक के डायगोनल्स के सम ऑफ एलिमेंट्स का ही सम आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ट्रिवियल सी प्रॉपर्टी है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, पर फिर भी नोट करना चाहो तो ये वाली प्रॉपर्टी भी नोट कर सकते हो। ठीक है, इनका यहां से यहां तक का सम ये 15 आ जा रहा है, यहां से यहां तक का सम, यहां से यहां तक का सम ये 20 आ जा रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये तो काफी सिंपल सी चीज थी, काफी सिंपल सी चीज थी। आई होप सभी को समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो बहुत ज्यादा रिलेटेड है कॉम्बिनेट्रिक्स से। ठीक है, बहुत ज्यादा रिलेटेड है कॉम्बिनेट्रिक्स से। सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी में मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब वो नंबर्स को हम कॉम्बिनेट्रिक्स से कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं मेरे सर्कल पे 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपने सर्कल के 5 पॉइंट्स में से इन सारे के सारे पॉइंट्स को यूज करके कितने लाइंस बन रहे हैं ये पूछूं, इन 5 पॉइंट से लाइंस कितने बन रहे हैं, तो कितने बनेंगे लाइंस, 5C2। वेरी गुड, इन 5 पॉइंट से 5C2 लाइंस बनेंगे। अच्छा, ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, 5 में से 3 पॉइंट्स, 5C3। वेरी गुड। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल्स कितने बनेंगे, 5C4 5C4। और पॉली क्या बोलते हैं उसको, नॉन रेगुलर फिगर हैविंग 5 साइड्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का सुपरलेटिव वहां पर जिसमें 5 साइड्स हैं, उसके लिए आपको 5C5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स जो है मेरे, वो सबसे बेसिक एंटिटी बता रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और सबसे बेसिक एंटिटी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक पॉइंट। तो 5 पॉइंट से कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, 5 पॉइंट्स, अरे लाइन के पहले क्या आता है यूक्लिड ज्योमेट्री में, पॉइंट आता है। तो 5 पॉइंट से कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, अरे 5 में से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो तो पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेट्रिक्स की ओर जा रहे हैं। ठीक है, देखो ये 6th वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये 6th वाली प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप अपने पास्कल्स ट्राइंगल में पहले वाले रो को 0 काउंट कर रहे हो और 5th रो तक पहुंच जा रहे हो, मतलब मैं अब बात कर रहा हूं जिस रो की, वो वाला रो है ये वाले रो की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये वाले रो की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस 1 को भूल जाओ। ये 5 क्या बता रहा है, 5 बता रहा है मेरे सर्कल पे अगर 5 पॉइंट्स है तो कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, ये 10 क्या बता रहा है, मेरे सर्कल पे अगर 5 पॉइंट्स है तो कितने स्ट्रेट लाइंस बन रहे हैं। ये 10 क्या बता रहा है, मेरे सर्कल पे अगर 5 पॉइंट्स है तो कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ये 5 क्या बता रहा है, मेरे सर्कल पे अगर 5 पॉइंट्स है तो कितने क्वाड्रिलेटरल्स बन रहे हैं। और ये 1 क्या बता रहा है, मेरे सर्कल पे अगर 5 पॉइंट्स हैं तो कितने इर्रेगुलर पेंटागन्स बन रहे हैं। ठीक है, चमका क्या, तो किसी भी लाइन पर अब मैं सपोज यहां पर आ जाऊं, ये वाले रो पे आ जाऊं, तो ये कौन सा रो है भाई, अगर मैं 0th रो को, अगर मैं पहले वाले रो को 0th रो बोल रहा हूं, तो ये 8th रो है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, 8th रो क्या बताएगा भाई, 8th रो बताएगा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे सर्कल पे कितने हैं, नंबर ऑफ लाइंस मेरे सर्कल पे कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मेरे सर्कल पे कितने बनेंगे, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मेरे सर्कल पे कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेंटागन्स जिस गिवन दैट कि उनके साइड्स इक्वल नहीं है, इर्रेगुलर पेंटागन्स कितने बनेंगे, हेक्सागन्स कितने बनेंगे, हेप्टागन्स कितने बनेंगे, और फिर ऑक्टागन कितना बनेगा। चमका क्या, लास्ट वाली प्रॉपर्टी समझ में आई? यस सर। अच्छे से समझ में आई भाई सभी को? यस सर। एक लाइन में ये सारी चीजें भी छुपी हुई हैं। ठीक है, तो मैं केवल ये 5 के लिए बता दे रहा हूं, आप आई होप आप बाकी सब समझ जाओगे। ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री का एक छोटा सा पार्ट की नंबर ऑफ लाइंस, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड
irregular figure having 5 sides, ठीक है, क्लोज फिगर है हैविंग 5 साइड्स, ठीक है। किसी को कोई डाउट सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी में भाई? नो सर। ओके ठीक है, चलो सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सारी चीजें छुपी हुई हैं, ठीक है। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं और इसका भी सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है। सो अब जो प्रॉपर्टी है वो है सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी। सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी में मैं क्या करने वाला हूं, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये जो पास्कल्स ट्रायंगल के नंबर्स लिखे हुए थे ना, इसको ट्रायंगल के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं मैं, वन को इनको एटमोस्ट लेफ्ट से लेकर के एक एक करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। कैसे लिख रहा हूं देखो तो, और आप मुझे बताते जाना कि नेक्स्ट वाला सीक्वेंस क्या होगा। मैं कुछ ऐसे बोल रहा हूं, एक इधर वॉल बना दी मैंने, और अब मैं नंबर्स को लिखना शुरू कर रहा हूं। यहां पर पहले वाले रो में आया 1, फिर आया 1 1, फिर आया 1 2 1, फिर आएगा यहां पर क्या आएगा भाई, ट्वेंटी एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा अब देखो मैं अपनी स्ट्रेट लाइंस कैसे काट रहा हूं। इस वाले फिगर में ना मैंने एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे खींची, फिर जो नेक्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन है उसको भी मैंने कुछ ऐसा खींचा, ठीक है। उसके जो नेक्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने कुछ ऐसा खींचा, ठीक है। उसके जो नेक्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने कुछ ऐसा खींचा, उसके जो नेक्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने कुछ ऐसा खींचा, फिर जो नेक्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने कुछ ऐसा खींचा, फिर जो उसके नेक्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने कुछ ऐसा खींचा। डेलिबरेटली कर रहा हूं ये चीजें, ठीक है, डेलिबरेटली हो रही है, ठीक है, ओके फाइन। तो देखो तो यहां पर केवल एक नंबर है, तो जितने भी नंबर्स इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन के जस्ट ऊपर आ रहे हैं, उनका मैं सम लिख रहा हूं। यहां पर आया 1। जितने भी नंबर्स इस वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं उनका मैं सम यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। फिर दिस 1 + 1 मेक्स 2, ठीक है, दिस 2 + 1 मेक्स 3, दिस 3 + 1 + 1 मेक्स 5, दिस 4 + 3 + 1 मेक्स 8, this 6 + 1 7, 7 + 5 is 12, 12 + 1 is 13। कुछ समझ में आ रहा है कि क्या मिल रहा है मुझे? 1 1 2 3 5 8 13। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो फिर क्या होना उसका चाहिए? सम मिल रहा है पहले दो। फिर क्या होना चाहिए? 34। ये कौन सा सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस तो हम पढ़ चुके हैं। फिबोनाची। फिबोनाची FIBO होता है शायद, NACCI। अच्छा, सो फिबोनाची सीक्वेंस मिल रहा है। अब जैसा कि मैं वो हेक्सागन खोज पा रहा था, वैसी वाली कुछ चीज यहां पर भी मिल रही है। इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस सीक्वेंस का बाइनोमियल कॉम्बिनेट्रिक्स से मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। मैंने काफी दिनों पहले आपसे पूछा था कि क्या फिबोनाची सीक्वेंस को, उस दिन तो हमने उसको उसके पहले वाले दोनों टर्म्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाली चीज देखी थी। किसी फिबोनाची सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उस फिबोनाची सीक्वेंस का nth टर्म जो होता है वो उसके n-1th टर्म और n-2th टर्म के बराबर होता है। यही तो प्रॉपर्टी है उस सीक्वेंस की। याद आया क्या इस फिबोनाची सीक्वेंस की प्रॉपर्टी? फिर मैंने आपसे पूछा था कि क्या कोई दूसरा मेथड है क्या फिबोनाची सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का? कोई दूसरा मेथड है क्या फिबोनाची सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का? तो देखो तो मैं इसको कॉम्बिनेट्रिक्स के फॉर्म में कुछ ऐसा लिख रहा हूं, NC0
प्लस n-1c1 प्लस n-2c2 प्लस n-3c3 प्लस n-4c4 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, एंड सो ऑन, अच्छा ठीक है। तो यहां से क्या मिल रहा है? आप बोलोगे सर ये चीज क्या लिखी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये वाली चीज कैसे लिख दी, क्या लिखी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, समझने के लिए क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं भाई। मान लेते हैं n की वैल्यू 6 है, मान लेते हैं n की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो देखो, तो मैं n की वैल्यू 6 रख रहा हूं, तो यहां पर आएगा 6c0, मैंने क्या मान लिया, n इज इक्वल्स टू 6, तो 6c0 प्लस 5c1 प्लस 4c2 प्लस 3c3, दैट्स इट। क्योंकि जब 6 - 4 करोगे तो 2c4 आ जाएगा, 2c4 का कोई मीनिंग नहीं होता, दो ऑब्जेक्ट्स में से चार ऑब्जेक्ट्स चूज नहीं कर सकते भाई। अच्छा, तो देखो, तो इनकी वैल्यूज लिखता हूं, 6c0 इज 1, 5c1 इज 5, 4c2 इज 4 into 3/2 दैट इज 6, 3c3 इज 1। दिखा क्या ये कहीं पर? Yes, sir. देखो तो 1561, ये जो 13 आ रहा है, ये 13 आ रहा है, ये एक्चुअली 7th टर्म आना चाहिए। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। तो इसका मतलब जब मैं यहां पर n की वैल्यू 6 रख रहा हूं तो मुझे अपने बाइनोमियल सीक्वेंस का कौन सा टर्म मिल रहा है? 7th टर्म मिल रहा है, 7th टर्म मिल रहा है, हाँ, n+1th टर्म मिल रहा है, ठीक है। तो बाइनोमियल सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का यही एक मेथड नहीं होता है, यही एक मेथड नहीं होता, कॉम्बिनेट्रिक्स से भी हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चमका क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो ये थी मेरी 7th प्रॉपर्टी। और आगे बढ़ते हैं, 8th प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं भाई, 8th प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। फाइन, ओके, चलो। 8th प्रॉपर्टी में 8th प्रॉपर्टी के लिए तो मुझे फिर से चाहिए होगा पूरा का पूरा सीक्वेंस। 8th प्रॉपर्टी में ना जो दो सबसे अजीब से नंबर है, देखो लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने हमेशा से ये सोचा, पास्कल ने, मैंने बोला ना, पास्कल ने कभी भी इन ट्राइंगल के पीछे छुपे हुए नंबर्स से कौन कौन सी चीज डिराइव हो सकती है, उसने कभी भी इनके बारे में नहीं सोचा। धीरे धीरे जैसे जैसे इस ट्राइंगल पे काम होता गया तो लोगों को समझ में आया कि एक्चुअली पूरे के पूरे मैथ्स में जितने भी नंबर्स यूज होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स यहीं पर छुपे हुए हैं, ठीक है। अब सारे के सारे नंबर्स यहाँ पर छुपे हुए हैं, ये वाली चीज कैसे ट्रू हो जा रही है भाई, ये वाली चीज कैसे ट्रू हो जा रही है? अच्छा, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, उसके लिए अगर मैं ये वाला, देखना ध्यान से देखना भाई, अगर मैं ये वाला सीक्वेंस ले रहा हूं, अब देखो तुम्हें ये तो दिख रहा है कहीं ना कहीं, तुम्हें ये वाली चीज तो दिख रही है कि सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। पर क्या इस सीक्वेंस में, इस फिबोनाची सीक्वेंस में कहीं पर नंबर्स डेसिमल के बाद वाले दिख पा रहे हैं हमें? डेसिमल के बाद वाले नंबर्स तो कहीं आएंगे नहीं, क्योंकि जब आप दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो आउटपुट दो इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो मुझे वो दो इंटीग्रल मतलब मुझे रैशनल इरैशनल नंबर्स कहीं पर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, मैं बहुत ज्यादा डिजिट आगे तक नहीं जाऊंगा, ये वाले सीक्वेंस को ध्यान से देखो, ठीक है। ये वाले सीक्वेंस को ध्यान से देखो, ये वाले सीक्वेंस में 1 3 6 10 15 21 28 एंड सो ऑन, ये नंबर्स हैं, ठीक है। ये नंबर्स हैं मेरे इस वाले सीक्वेंस में, ओके फाइन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इन नंबर्स का रेसिप्रोकल ले ले रहा हूं, ओके। सो 1 1/3 1/6 1/10 1/15 1/21 1/28। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया, रेसिप्रोकल लेंगे तो डेसिमल में खेलने लग जाएगा, ठीक है। पर कुछ स्पेशल नंबर्स भी छुपे हुए हैं इनके बीच में, कुछ स्पेशल नंबर्स छुपे हुए हैं। वो स्पेशल नंबर्स क्या क्या है, ठीक है। वो स्पेशल नंबर्स देखो, लेबनीज ने, मैंने आपको बहुत दिनों पहले वो 25 दिन में पैसा डबल वाली चीज याद है भाई, 25 दिन में पैसा डबल, जहां पर हमने कौन से एक इरैशनल नंबर की वैल्यू फाइंड की थी? ई की वैल्यू 2.71, ठीक है। और कोई रैशनल नंबर आपको पता है क्या जो बहुत ज्यादा फेमस है? पाई। अच्छा, तो देखो
यहां पर अगर मैं इस 1 में ऐड करूं 1/3, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करूं 1/6, सब्ट्रैक्ट करूं 1/10, ध्यान से सुनते जाना, सब्ट्रैक्ट किया 1/6, फिर सब्ट्रैक्ट किया 1/10, फिर ऐड किया 1/15, फिर ऐड किया 1/21, एंड सो ऑन, ऐसा करता गया, फिर माइनस सो ऑन, ऐसा करता गया। ठीक है, अभी के लिए मैं टेंटेटिव आंसर निकालना चाहता हूं, तो मैं केवल इतने नंबर्स ले रहा हूं और आप मेरी मदद करोगे एग्जैक्ट वैल्यूज बताने में। ठीक है, सो 1 + 1/3 को मैं लिखता हूं 1.33, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में मदद कर रहे हो आप। 1.33 ये खत्म नहीं होगा, तो इन्फिनिटी तक जाने वाला है, माइनस ये 1/6 और -1/10 कितना दे दे रहे हैं भाई, जल्दी से बताओ तो, -1/6 -1/10 कितना दे दे रहे हैं? So could you repeat why did you take those signs in between? There is no Minus and plus. there is no explanation to this. ठीक है, this is just a pattern which was found in between. ठीक है, so there is no explanation to this. All right, sir. Okay, fine. ठीक है, now what is -1/6? -1/6 is, okay, I'm just taking 0.16, 0.1. I'm not even taking these two values. ठीक है, चलो ले लेते हैं. What is 1/15? 0.06. 0.06. और what is 1/21? 0.043. ओके फाइन, इन सबको एक बार ऐड करो तो देखो क्या मिल रहा है। So 1.37, 1.17. ओके, फाइन, सो 1.17 आ रहा है क्या, चेक किया क्या? Yes, sir. 1.17 आ रहा है। 1.17 आ रहा है, ठीक है, पर ये एग्जैक्टली 1.17 नहीं आ रहा है। तो ये जो पास्कल्स ट्राइंगल का ये वाला, इसको मैं डायगोनल बोलूं, ये वाला डायगोनल है, अगर इसके सारे के सारे नंबर्स को मैं अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव दे करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस तरह से 2 को ऐड करूं, फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करूं, फिर 2 को ऐड करूं, फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करूं, तो ये जो नंबर आता है ना, ये जो नंबर आता है, ये लगभग आता है, ये लगभग नहीं आता, ये एग्जैक्टली आता है π-2 के बराबर, ये एग्जैक्टली आता है π-2 के बराबर। ठीक है, क्यों होता है वहां पर एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है, वो 1 + 1/3 है ना, 1/3 के उसमें 2 मल्टीप्लाई करके 2 कॉमन लेकर के फिर उसको मैं वो फॉर्म में ब्रेक करूंगा जिस फॉर्म में एक्चुअली पाई पाया जाता है। ठीक है, लेमनीज को पता चला था पाई किस फॉर्म में आता है, वो आता है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, सॉरी 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7, ये π/4 की वैल्यू है। π/4 की वैल्यू क्या है, 1 - 1/3 प्लस सॉरी 2 टाइम्स ऑफ 1 - 1/3 प्लस 1/5 - 1/7, सारे ऑड नंबर्स को अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है भाई, कि इस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं एक इररेशनल नंबर भी छुपा हुआ है। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल में कहीं ना कहीं इररेशनल नंबर भी छुपा हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एक इररेशनल नंबर तो मिल गया जो बहुत फेमस था, दूसरा इररेशनल नंबर भी क्या छुपा हुआ है इन्हीं के बीच में, दूसरा इररेशनल नंबर भी क्या छुपा हुआ है इन्हीं के बीच में, बिल्कुल दूसरा इररेशनल नंबर भी इन्हीं के बीच में छुपा हुआ है। कैसे, मैं ले लेता हूं ये वाला रो, कोई भी ऐसा एक रो ले लो, अपने मन से मैंने ये वाला रो ले लिया अभी। ठीक है, आप मेरी मदद करोगे इनको मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, ये वाला रो ले लिया, तो इसके ऊपर वाला रो कंसिडर कर लो, इसके ऊपर वाला रो कंसिडर कर लो, और इसके जस्ट नीचे वाला रो कंसिडर कर लो। ठीक है, जस्ट ऊपर वाला और जस्ट नीचे वाला रो कंसिडर कर लो। ठीक है, अब देखो कौन कौन से रोज कंसिडर किए, मैं इस वाले रो को मानता हूं, इस वाले रो को मानता हूं ये मेरा p(n)th रो है, तो इसके पहले वाले रो को मैं मानता हूं ये p(n-1th) रो है, और ये वाले रो को मानता हूं ये p(n+1th) रो है। ठीक है, p(n-1th) रो, p(n+1th) रो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरी मदद करनी है ये वैल्यू निकालने में। ठीक है, एक कोई कांस्टेंट की है जिसकी वैल्यू है, सारे के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, n+1th रो के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, और n-1th रो के भी सारे के सारे नंबर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर क्या करो, इसको डिवाइड कर दो p(n)th रो के होल स्क्वायर से। ठीक है, चेक करते हैं क्या आ रहा है, n+1th रो के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं,
ये है n प्लस 1th रो, मतलब मुझे क्या करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 56 70 56 28 8 और 1 करके देखो तो जल्दी से बताओ तो कितना आंसर आ रहा है। पी n प्लस 1th रो के सारे एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आंसर आ गया, n प्लस 1th रो देख लो, यहीं पर लिखते हैं जो फाइनल वैल्यूज आ रही है, इससे क्या आउटपुट आ रहा है, इससे क्या आउटपुट आ रहा है, इससे क्या आउटपुट आ रहा है, रेस्पेक्टिव आउटपुट्स क्या क्या आ जा रहे हैं। ठीक है, शेष बोल तो पी एन प्लस 1th रो के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है, स्वराली बोल तो क्या आ जा रहा है बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद। सर कोई दूसरा रो नहीं ले सकते क्या जिसमें आसान से हम आंसर निकाल दे, क्यों हाँ। वाई पर्टिकुलरली 6th 7th एंड अच्छा आपका मन है कोई दूसरा रो ले ले, दूसरा रो लोगे तो वो जो नंबर मैं निकालने वाला हूं वो एग्जैक्टली आप उस नंबर के पास नहीं पहुंच पाओगे, आप जितना बड़ा रो लोगे उतना ज्यादा करीब पहुंच पाओगे उस नंबर के जो नंबर मुझे खोजना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप कोई भी रो ले सकते हो, कोई भी उसके पहले वाला रो ले सकते हो, कोई भी उसके बाद वाला रो ले सकते हो, पर जिस नंबर तक मुझे पहुंचना है, याद है ना भाई, वो नंबर तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया था वहां पर, जब 25 दिन में पैसा डबल कर रहे थे, फिर 6 महीने में पैसा डबल किया, 3 महीने में किया, 2 महीने में किया, हर दिन करने लग गए, तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे उस नंबर तक, जो नंबर था 2.718281828459045, एक इर्रेशनल नंबर ई जिससे लॉगरिथम्स डिफाइन हुए हैं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहां पर होने वाला, आप जितने बड़े, जितना ज्यादा नीचे चले जाओगे पास्कल्स ट्रायंगल में, उतनी एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंचोगे आप ई की। ठीक है, तो पी एन प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया भाई, 162 362 नहीं 162 ओके फाइन, क्या आ गया यार सर, 162 3 162 000 162 ओके फाइन, थैंक्स, 162 000 आ गया। अच्छा पीएन का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, निकाल ओके फाइन, सर नेक्स्ट से 2647 4647 क्या, 2647 4647 ओके, सर नहीं 2647 ओके, और लास्ट वाले का 10 और 1025 सब बाकी 1025 लास्ट वाले का 1025 आ रहा है सर, यस सर सेकंड वाला सर जो 26471025 nth रो का। तो वो pnth वाले का दूसरा कैलकुलेटर यूज करो, मल्टीप्लाई करो जल्दी, सर ये n+1 का वही है सर, पीएन प्लस 1 का क्या है, सर 162 हाँ उसके ऊपर वाले का 11014 11014, 635520। एक काम करो चैट पे लिख दो जो तीनों का आ रहा है रेस्पेक्टिवली, और बाकी सब जो बैठे हुए हो ना इंतजार कर रहे हो दूसरे के मल्टीप्लाई करने का, सर n+1 यही है, मैं पूरे 2 बजे तक क्लास लूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, अब खाना खाना बीच में खा लेना, मैं पूरे 2 बजे तक क्लास लूंगा, और आराम से करो, दिमाग लगा रहे हैं।
सर वो 16200 p n minus 1 का है। हाँ सर, वो फर्स्ट रो का वही तो बोल रहा हूँ यार, क्या सोच करके लगा रहे हो, क्या कॉमन सेंस है कि बीच वाले रो का ज्यादा बड़ा नहीं आ सकता तीसरे वाले रो से, कैसे बोल रहे थे? सर कंफ्यूजन हो गया। सेकंड वाले का मैंने चैट पे डाला है। ओके फाइन, ठीक है। सो 11014635 ठीक है। अब बोलता जा तो pn+1 क्या आया? 11014 11014 635 635 520 635 520 मल्टीप्लाइड बाय pn-1 आया 162,000, ये आया 162,000 डिवाइडेड बाय pn का होल स्क्वायर, pn का होल स्क्वायर आया 26471025। सर उसका स्क्वायर 25, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है भाई। कैलकुलेटर पे इतना बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है क्या? नहीं सर, वो ई दिखाता है बीच में। नहीं दिखा रहा है क्या? ठीक है, चलो ये वाला नंबर नहीं तो इससे पहले वाला, कुछ लोगों की मांग थी सर इससे पहले भी हम कुछ ले सकते हैं क्या? हाँ, पर हम उसके बहुत करीब नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मैं ये वाले को अपना pn बोल देता हूं, ये वाले को अपना pn बोल देता हूं, ठीक है, और इसके पहले वाला pn-1 हो गया, ये वाला pn-1 हो गया, और ये वाला बन जाए मेरा pn+1, ठीक है। देखो तो यहाँ पर pn की वैल्यू है 6 4 24, 24 4 96। अच्छा, pn+1 की वैल्यू है 10 10 100, 100 5 500, 500 5 2500, और ये हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। तो इसको अब मैंने pn बोला है, इसको अब मैंने pn-1 बोला है, इसको मैंने pn+1 बोला है। तो फिर से मैं वही वाला फॉर्मूला लगाता हूं भाई। अब मैंने क्या किया, मैंने 2500 में मल्टीप्लाई किया 9 और डिवाइड कर दिया 96 के स्क्वायर से। जरा देखो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है टेंटेटिव, ये वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। टू 2.44 के आसपास, 2.44 के आसपास आ रहा है। आपको याद है क्या, ये जो 2.44 के आसपास आ रहा है ये वहां पर भी आता था, वहां पर भी आता था 2.44, 2.17 के बाद 2.44 आता था, फिर धीरे धीरे हम और पास पहुंचते थे। कौन सी वैल्यू के भाई? वो वैल्यू जो है 2.71828 एंड सो ऑन, ठीक है, एक इररेशनल वैल्यू। ओके, तो मेरे पास्कल्स ट्रायंगल के बहुत नीचे जाने के बाद, मेरे पास्कल्स ट्रायंगल में बहुत नीचे जाने के बाद ई की वैल्यू आती है, ई की वैल्यू आती है एग्जैक्टली 2.71828 नहीं दे रहा है, ठीक है। मुझे क्या मिलता है 2.71828? आपको याद है कैसे मिलता था 2.71828? आपको याद है कैसे मिलता था? 1 प्लस n रेज टू द पावर 1 अपॉन n, ऐसा कुछ था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा इसका एक्सपेंशन, पर ठीक है, ये जो वैल्यू है ये टेंड करेगी ई को, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो ई की वैल्यू pn+1 मल्टीप्लाइड बाय pn-1 डिवाइडेड बाय pn का होल स्क्वायर, जहां पर n को आपने इंफिनिटी को टेंड करा दिया है तो ई की वैल्यू मिल जाएगी भाई, ठीक है। मतलब n को इंफिनिटी को तो टेंड नहीं करा सकते फॉर बिगर वैल्यूज ऑफ n, बिगर वैल्यूज ऑफ n, ये वाली चीज e को अप्रोच करती है, ये वाली चीज e को अप्रोच करती है जो कि एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं इररेशनल नंबर्स भी इन्हीं में छुपे हुए हैं, इररेशनल नंबर्स भी इन्हीं में छुपे हुए हैं, ठीक है। ओके फाइन।
ये एक प्रॉपर्टी थी मेरे पास्कल्स ट्रायंगल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइन, अच्छा ठीक है, चलो एक और चीज जहां पर ट्राइंगुलर नंबर्स या टेट्राहेड्रल नंबर्स आते हैं वो वाली प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। सो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 8 जहां पर कि हमें कहीं ना कहीं इररेशनल वैल्यूज मिल जाती है पास्कल्स ट्रायंगल के अंदर। प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है, प्रॉपर्टी नंबर 9 में बहुत सिंपल सी है, ये वाली तो प्रॉपर्टी तुरंत तुरंत हो जाएगी भाई। इसके लिए मैं फिर से एक पास्कल्स ट्रायंगल लेता हूँ क्योंकि मेरा वाला ट्रायंगल पीछे छूट गया है। सो ये वाले ट्रायंगल को बहुत आसानी से एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, ये वाली प्रॉपर्टी। हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखना, एक डायगोनल एलिमेंट्स के मैं नंबर्स को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं ये नंबर्स को कंसिडर कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं ये नंबर्स को कंसिडर कर रहा हूँ। ये वाले, तो ये तो आपको पता है कि ये वाला जो डायगोनल है ये तो सिंपल क्या बता रहा है, नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। ओके, इसके बाद वाला जो डायगोनल है, अगर इस डायगोनल के नंबर्स को आप देखें जिसमें नंबर्स आ रहे हैं 1 3 6 10 15 21 एंड सो ऑन, ये वाले जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, 1 के बाद 3 था, 3 के बाद 6 था, 6 के बाद 10 था, 10 के बाद 15 था एंड सो ऑन। ये ट्राइंगुलर नंबर्स कैसे मिलते हैं, ट्राइंगुलर नंबर्स का मतलब क्या है, पहले मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया जिसमें एक बॉल है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें अब हैं ऐसे कुछ 3 बॉल्स। ठीक है, फिर मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूंगा कुछ इस तरह से, फिर मैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूंगा कुछ इस तरह से। तो ध्यान दोगे ना, जब आप ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं इनमें जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यूज हो रही हैं, इन ट्राइंगल्स में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यूज हो रही हैं, वो एक्चुअली इन नंबर्स को करेस्पॉन्ड कर रही हैं, ये नंबर्स को करेस्पॉन्ड कर रही हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं, इसलिए इन्हें ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, चमक गया भाई, ये वाला डायगोनल ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों बता रहा है, क्योंकि ऐसे करके अगर मैं बॉल्स की अरेंजमेंट देखूंगा, ठीक है, ऐसे करके अगर मैं बॉल्स की अरेंजमेंट देखूंगा तो वो उनका जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का जो सम आ रहा है वो इन नंबर्स के बराबर आ जा रहा है। फाइन, ठीक है। सो ये बात हुई ट्राइंगुलर नंबर्स की। जो नेक्स्ट वाला डायगोनल है वो क्या दिखा रहा है, ठीक है, ये वाला जो डायगोनल है अब ये हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तक लेके जा रहा है। ध्यान देना, जो 1 2 3 4 5 6 था ना, ये वाली पूरी चीज nth डायमेंशन तक भी हमें लेके जा सकता है। आपने सुना होगा ना भाई कि 1 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है, 3rd डायमेंशन होता है, फिर टाइम एज अ डायमेंशन लेने लग जाते हैं 4th डायमेंशन में। तो ट्राइंगुलर नंबर से पहले जो मेरा 1 2 3 4 था वो क्या बता रहा था, ये वाला फिगर मुझे कहीं ना कहीं 2 डायमेंशनल प्लेन में बनाना पड़ेगा। 2 डायमेंशनल प्लेन में ये बॉल्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ, 2 डायमेंशनल प्लेन में इस ट्राइंगल को मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। उसके पहले जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल्स हैं, जैसे मैंने पहले एक बॉल रखी, फिर उसके साथ एक और बॉल रख दी तो टोटल 2 बॉल्स हो गई, फिर उसके साथ एक और बॉल रख दी तो टोटल 3 बॉल्स हो गई, फिर 4 बॉल्स हो गई, 5 बॉल्स हो गई, 6 बॉल्स हो गई, 7 बॉल्स हो गई। यही चीज डिनोट कर रही थी मेरे नेचुरल नंबर्स को, और ये नेचुरल नंबर्स मुझे केवल
वन डायमेंशन में मिल रहे थे, एक ही डायमेंशन में मैं बॉल्स रख रहा था, इसलिए मुझे नेचुरल नंबर्स वन डायमेंशन में मिल रहे थे। ठीक है, सो वन डायमेंशन हो गया, टू डायमेंशन हो गया। जो तीसरी वाली चीज है, जो टेट्राहेड्रल नंबर्स हैं, ये 1 4 10 10 20 35, ये टेट्राहेड्रल नंबर्स बोलते हैं इनको, टेट्राहेड्रल नंबर्स बोलते हैं। देखो अब थ्री डायमेंशन में आप इन बॉल्स को रखने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो पहली बॉल मैंने एज इट इज रखी, फिर इसके नीचे मैंने तीन बॉल्स ऐसे रखी, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसके नीचे रखी है मैंने बॉल्स। ठीक है, टोटल कितनी बॉल्स हो गई? पहले मैंने वन बॉल रखी, फिर 3 मोर बॉल्स आई पुट, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दूसरे केस में क्या हो जा रही हैं? 4 हो जा रही हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे और बॉल्स रखेंगे भाई, यहाँ पर एक बॉल रखेंगे, यहाँ पर एक बॉल रखेंगे, यहाँ पर एक बॉल रखेंगे, दूसरे कलर से बताता हूँ, यहाँ पर उन तीनों बॉल्स के नीचे एक नए वाले प्लेन में मैं और बॉल्स रखूंगा। इसको थोड़ा सा उधर रखना है, इसको इसमें सटा करके, ये इसमें सटा करके, ये ऐसे। ठीक है, तो उसके नीचे जब मैं बॉल्स रखूंगा ना, तो मैं और 6 बॉल्स रख दूंगा। तो टोटल पहले 4 थी, ऐसे था, पहले वाले प्लेन में एक बॉल थी, फिर उसके नीचे पहले वाले प्लेन में एक बॉल थी, फिर उसके नीचे मैंने 3 बॉल्स रखी, फिर उन 3 बॉल्स के नीचे मैंने 6 और बॉल्स रखी, जितने गैप्स बन रहे हैं उसमें 6 और बॉल्स रखी। तो ये 3 डायमेंशनल प्लेन में एक टेट्राहेड्रॉन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगे 10, क्योंकि पहले वाले प्लेन में थी 1, फिर 3 और रखी दूसरे वाले प्लेन में, तो दूसरे वाले प्लेन तक जाते जाते मुझे 4 बॉल्स मिल गई, फिर तीसरे वाले प्लेन तक पहुंचते पहुंचते जब 6 बॉल्स और रख दोगे तो 10 बॉल्स हो जाएंगी, एंड सो ऑन। तो ये वाली चीज कहीं ना कहीं मुझे रिलेट करती है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, टेट्राहेड्रल नंबर्स मुझे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये थे मेरे नेचुरल नंबर्स, ये थे मेरे ट्राइंगुलर नंबर्स, ये है मेरे टेट्राहेड्रल नंबर्स। ये है मेरे टेट्राहेड्रल नंबर्स। ओके, फिर क्या ये वाली चीज भी किसी डायमेंशन को शो कर रही है? हाँ, ये वाली चीज भी किसी डायमेंशन को शो कर रही है। वहां पर एक दूसरे का मिरर इमेज आ जाता है, पर मैं 3D से ऊपर नहीं जाने वाला हूँ, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर में जा रहा था, ये 2 डायमेंशनल फिगर में जा रहा था, ये 1 डायमेंशनल फिगर में जा रहा था। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई, अरेंजमेंट ऑफ बॉल से ही नेचुरल नंबर्स, ट्राइंगुलर नंबर्स, टेट्राहेड्रल नंबर्स मिल रहे थे। चमका क्या? Yes, sir. ठीक है, ओके। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, ये सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है भाई जो हम आज पढ़ने वाले हैं, 10th प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत रेलिवेंट भी है ये प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैं फॉर्मेट्स प्राइम नंबर्स निकालूंगा, फॉर्मेट्स प्राइम नंबर्स। ठीक है, आपने शायद फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम के बारे में सुना होगा, फॉर्मेट उसके लिए काफी फेमस है। ओके, ये वाला यूज नहीं करते हैं, तीसरा वाला यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना ही एक पास्कल ट्रायंगल बना लेता हूँ, वो बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बनाया अपना पास्कल ट्रायंगल, तो 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1। ओके, ठीक है, और एक चले जाते हैं नीचे, 1 6 15 20 15 6 1 एंड सो ऑन, ऐसे पास्कल ट्रायंगल जाएगा मेरा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड 2 लेने को, मैं बोल रहा हूँ मॉड 2 ले लो। मॉड 2 का मतलब होता है कि आप इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को 2 से डिवाइड कर दो, और फिर जो रिमाइंडर आ रहा है ना, वो रिमाइंडर लिखो। मॉड 2 लेने का मतलब है इन डिजिट्स को 2 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर लिखो। तो देखो, तो मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ, तो पहले वाले के लिए आ जाएगा 1, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। दूसरे वाले के लिए भी आ जाएगा 1 1 एज इट इज। तीसरे वाले के लिए तो देखो, जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, हर एक इवन नंबर के लिए रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, और हर एक ऑड नंबर के लिए रिमाइंडर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, देखो तो
अब आप मुझे बताते जाना क्या क्या आते जाएगा। 1 0 1, फिर 1 3 3 1, तो 1 1 1 1 ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद 1 4 6 So 4 1। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर वो मॉड 2 वाला जो है वो फिर से रिपीट करो, कुछ नहीं समझा। कौन सा वाला? सर मॉड 2 थिंग। मॉड 2 का मतलब होता है जब आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है। तो देखो, तो जब आप 3 को डिवाइड करोगे 2 से, सो 2 1 जा 2, यहाँ पर रिमाइंडर आ जा रहा है 1, ठीक है। तो हर एक ऑड नंबर के लिए रिमाइंडर आएगा 1, और जहां पर इवन नंबर है वहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 2। जैसे कि 4 के लिए होगा भाई 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो मॉड 2 का मतलब होता है कि व्हेन दैट पर्टिकुलर डिजिट इज डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर मुझे मिलते जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक नया टाइप का ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, एक नए टाइप का ट्राइंगल दिख रहा है। और ये मॉड 2 क्या है, ये सर्पिंस्कीज ट्राइंगल ही लेके जा रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पर भी मैंने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को अलग अलग किया था, तो ये सर्पिंस्कीज ट्राइंगल ही मैं बना रहा हूँ फिर से। पर फायदा क्या होगा इसका देखते हैं। सो 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1 के बाद क्या है, 1 5 10 10 5 1। सो 1 5 10 10 5 1, ठीक है। उसके बाद 1 6 15 1 6 15 20 15 6 1, ऐसा कुछ है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये 1 और 0 जो है ना, ये 1 और 0 के जो हैं, इसमें मुझे ये बाइनरी नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये मेरे बाइनरी नंबर्स मान लो, आई गेस बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो बाइनरी का डेसिमल कन्वर्जन आपको पता होगा। तो 1 को कैसे लिखा जाएगा भाई, 1 का कन्वर्जन कैसे होगा? थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अथर, तुझे पता है क्या बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? भूल गए सर। भूल गया क्या? हाँ जो सर। उसकी प्लेस वैल्यू ना, देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली सीक्वेंस लिख दूंगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपको 1 1 0 1 को आपको कन्वर्ट करना है, ये बाइनरी है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 है, ये 4th प्लेस पे है, ये 3rd प्लेस पे है, ये 2nd प्लेस पे है, ये 1st प्लेस पे है। तो आपको इस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 क्यूब से। 4th प्लेस पे है लेकिन 2 के एक छोटे पावर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 रेज़ टू द पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 रेज़ टू द पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 रेज़ टू द पावर 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 रेज़ टू द पावर 3 से, ठीक है। और सबको ऐड कर दो। इस 1 को मल्टीप्लाई करो, इस 1 को मल्टीप्लाई करो 2 क्यूब से, फिर इस 1 को 2 रेज़ टू द पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और चेक करो कि जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 8 + 4 + 0 + 1, ठीक है। तो इस बाइनरी नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल नंबर है वो हो जाएगा 13। समझ में आया भाई सभी को कैसे कन्वर्ट करते हैं? चमक गया क्या? हाँ। तो अभी आप मुझे जल्दी से बता सकते हो क्या इनके Yes. कन्वर्जन क्या क्या हो जाएंगे भाई, जल्दी से एक एक करके। सानिका को पहले 3 बताने हैं। 1 एक सेकंड। हाँ, पहला वाला हो जाएगा 1, 3 वेरी गुड, 5 वेरी गुड। बस इतना ही बताना था श्रेया। हाँ, इस नंबर का डेसिमल नंबर क्या होगा? 4th वाले सीक्वेंस में 4 × 1 लिखा हुआ है, इसका डेसिमल नंबर क्या होगा बेटा?
So 15. 15। अमैन नेक्स्ट वाले का बोल तो। अमैन तू फ्रीज क्यों हो गया है? 15 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है? 2⁴ प्लस 2⁴ कितना होता है? हमें बोल। 17। 17 होता है। आयुष बता देगा। आयुष तेरा नंबर आ गया। 17 के बाद क्या आने वाला है? (32 + 16 that is 48 + 2 that is 50 + 1 that is 51। ओके, सिमिलरली 51 के बाद क्या आने वाला है? $85। 85। कुछ पैटर्न दिखने लग गया क्या तुम लोगों को? तो 17 का मल्टीपल हो रहा है उसके बाद। ओके, उसके पहले 3 और 5 के भी तो मल्टीपल आए थे। एक और निकाल लें क्या नेक्स्ट वाला? यस सर। एक्चुअली देखो यहाँ पर मैं नंबर प्राइम, यहाँ पर जो छोटा सा सीक्वेंस बन रहा है मैं यही समझा देता हूँ। 15 is 3 multiplied by 5। 15 is 3 multiplied by 5। ठीक है। अच्छा, 51 is 17 multiplied by 3 और 85 is 17 multiplied by 5। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं ना, जो मेरे एकदम प्राइम नंबर है, जिनसे बाकी नंबर्स जो कंपोजिट नंबर्स हैं जिनसे डेराइव हो रहे हैं, वो प्राइम नंबर्स जो हैं वो हैं 3, 5, 17 एंड सो ऑन। 3, 5, 17 एंड सो ऑन। ठीक है। अभी जो 3, 5, 17 एंड सो ऑन है ना, इसके बाद जो नंबर मिलेगा इनफैक्ट वो होगा तेरा आप लोगों का 257 आएगा। इसके बाद देखोगे ना, नहीं, इसके बाद आएगा 255 और 255 प्लस 2 257। जब इसके नेक्स्ट वाले दोनों आप चेक करोगे तो ठीक है, ये 257। तो देखो जो फॉर्मेट्स यहाँ पर अब मैं क्या खोज रहा हूँ, यहाँ पर अब मुझे मिल रहे हैं प्राइम नंबर्स। कैसे प्राइम नंबर्स भाई? इस टाइप के 2 raised to the power n स्क्वायर प्लस 1 के प्राइम नंबर्स। ठीक है। n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 raised to the power n स्क्वायर। एक सेकेंड, 3 खोजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा। ठीक है। 5 तक पहुंचने के लिए मुझे n की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा? n की वैल्यू को 5 तक पहुंचने के लिए, नहीं 5 तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखो। तो यहाँ पर फॉर्मेट के प्राइम नंबर शायद ऐसे दिखते हैं, 2 raised to the power n। हाँ, ये वाला फॉर्म है। ठीक है। देखो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो हाँ, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो मिल जाएगा 5। फिर मुझे पहुंचना है 17 पे, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो पहुंच जाएंगे 17 तक। वेरी गुड। ठीक है। ये वाला जो पैटर्न होता है, ये वाले जो पैटर्न को नंबर्स फॉलो करते हैं, उन नंबर्स को बोलते हैं फॉर्मेट के प्राइम नंबर्स। ठीक है। और भी बाइनरी के कुछ एप्लीकेशंस हैं, पर प्राइम नंबर्स भी छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं मेरे क्या बोलते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल में। और अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक बहुत बेहतरीन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है टेरेंस टाउ। ठीक है। उनका जो भी वर्क है वो बहुत ज्यादा प्राइम नंबर्स पे। टेरेंस टाउ अलजेब्रा और काउंटिंग नंबर्स पे ही काम करता है, कैलकुलस पे काम नहीं किया कभी भी टेरेंस ने। तो उसने यूज किया है इस ट्राइंगल का और इस प्रॉपर्टी का, फॉर्मेट्स प्राइम नंबर्स का। ठीक है। काउंट करने में कि दो प्राइम नंबर्स के बीच मैक्सिमम कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। ओके फाइन। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी होने वाली है। ठीक है। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी भाई? लास्ट प्रॉपर्टी है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ये सारी की सारी चीजें कैसे रिलेट होती हैं?
बाइनोमियल से, बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। सो लास्ट प्रॉपर्टी इज रिलेशन विथ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, रिलेशन विथ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ओके, अब अगर आप रिलेट करने की कोशिश करोगे, इसके लिए मैं वो ओपन हो गया है, इसके लिए मैं फिर से मास्टर फिगर ले ले रहा हूँ, उसी से समझेंगे, ठीक है। तो फाइन, एक बार फिर से वापस आ जाते हैं सिमुलेशन पे, जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं। 1 3 3 1 3 1, फिर ये हो जाएगा 1 4 6 4 1, फिर ये हो जाएगा 1 5 10 10 5 1 1 6 1 6 15 20 15 6 1, इतना आ जाएगा, और भी एक आ सकता है 1 7 21 35 35 21 7 and 1, last one is 1 8 28 56 17 56 28 8 और 1। ओके फाइन, अब इस वाले फिगर को मैं अपने शीट पे ले ले रहा हूँ। ठीक है भाई, आ जाते हैं शीट पे, अब जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है भाई, इसके पहले जो नंबर रहा होगा वो रहा होगा 1, ठीक है, ये वाले 1 को, ठीक है, ध्यान से देखना, पहले देख लो फिर लिख लेना है, तो तुरंत 1 मिनट का काम है, अब तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में तो सब चीज समझ चुके हैं भाई। तो ये जो 1 है, इसको बाइनोमियली कुछ ऐसा लिखा गया 0 C 0, 0 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास और उनमें से 0 ऑब्जेक्ट्स हम चूज कर रहे हैं, एक्चुअली इसका कोई सेंस नहीं बनता, तो इस वाले 1 को आप एज इट इज 1 भी लिख सकते हो केवल, ठीक है, सेंसलेस चीज नहीं करते हैं। यहां से शुरू करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें से मैंने 0 ऑब्जेक्ट चूज किए, या फिर एक ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट चूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर छुपे हुए हैं 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, एक ऑब्जेक्ट में से एक भी ऑब्जेक्ट चूज नहीं किया, और एक ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट चूज किया, ठीक है। तो मतलब ये अगर मेरी 0th रो थी, ये अगर मेरी फर्स्ट रो थी, तो फर्स्ट रो में जो ये नंबर्स हैं, जो ये डिजिट्स हैं, वो आपकी चॉइसेस बता रही हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से आप कितने पॉसिबल वेज में सारे के सारे ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हो, या एक भी ऑब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते हो, 0 से लेकर के n ऑब्जेक्ट्स तक की आपकी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं ये डिजिट्स मेरे पास्कल्स ट्रायंगल के, और यहीं से रिलेट होते हैं मेरे सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी। इसीलिए इनका सम क्या आता था, 2⁻1 आता था, 2⁻2 आता था, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो ये तीसरा वाला रो है, तीसरे वाले रो में सॉरी थर्ड रो है, लेकिन उसकी पोजीशन वैल्यू मैंने 0th रो को पहला वाला रो काउंट किया है, तो इसको मैं लिखूंगा 2C0, इसको ये 2 को लिखूंगा 2C1, ये वाले 1 को लिखूंगा 2C2, और इसलिए इनका सम आता था 2⁻2, ठीक है। वैसे ये वाले 1 के लिए मैं लिखूंगा 3C0,
3C1 का मतलब होता है 3 और 3C2 का मतलब भी होता है 3 और 3C3 का मतलब होता है 1, ठीक है, एंड सो ऑन। और भी लिखते हैं, और भी लिखते हैं। ये वाला जो 1 है, ये चार में से मैं एक भी ऑब्जेक्ट चूज नहीं कर रहा हूँ। ये वाला जो 4 है वो बता रहा है कि मैं चार में से कोई एक ऑब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ। ये वाला जो 6 है वो बता रहा है मैं चार में से दो ऑब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ। ये वाला जो 4 है ये बता रहा है कि मैं चार में से कोई तीन ऑब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ। और जब 4C4 होगा, चार में से चार ऑब्जेक्ट चूज करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है ना चीजें सभी को? यस सर। सो ऑन Yes, एंड sir. सो ऑन। सो 4 ये वाला है 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, 5C सॉरी 5C0 से शुरू करना है। 5C0, 5C1, 5C6 मैंने गलत लिख दिया था, इससे गलती हुई थी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पर दिख नहीं रहा है। इट्स बेटर टू राइट इट विथ रेड। So this is 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं दो नंबर्स को देखो, ये जो 5C5 आया हुआ है, ये जो 5C0 से लेकर के 5C5 तक टर्म्स आए हुए हैं, यहाँ पर ये जो 5 है ना, ये मेरे बाइनोमियल टर्म्स में जब मैं a प्लस बी को एक्सपैंड कर रहा हूँ तो इनकी फिफ्थ पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि वो कोफिशिएंट्स, वो 1, 5, 10, 10, 5, 1 या a² + 2ab + b² या a³ + 3a² b + 3ab² + b³ क्यों आ रहा था। तो अगर मैं आपसे जल्दी से पूछूं कि बिना आपको पास्कल्स ट्रायंगल देखे हुए मुझे बताना है कि व्हाट इज a + b⁻⁷, a + b⁻⁷। तो देखो, तो पहले मैं कोफिशिएंट्स लिखूंगा। क्या कोफिशिएंट्स होंगे भाई? 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7। ठीक है, अब a की हाईएस्ट पावर क्या ले लें? a की हाईएस्ट पावर ले लेते हैं a⁻7। तो फिर a की पावर को कम करते जाओ, a�6, a⁵, a⁵, a⁴, a⁻3, a² और a⁻0 इज 1। ठीक है, फिर b की सबसे छोटी होल नंबर वाली पावर ले लेते हैं। तो b की सबसे छोटी होल नंबर वाली पावर है b⁻0, दैट इज 1। फिर यहाँ पर आएगा b, b², b³ b⁻4, b⁻5, b⁻6 और b⁻7। ठीक है, अब बीच में एडिशन का साइन डाल देते हैं। एडिशन। ठीक है, तो चमका क्या? दो नंबर्स को बाइनोमियली कैसे एक्सपेंड किया जाता है? यूजिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इस तरह से एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जब मैं 7 में से 3 चीजें चूज कर रहा हूं तो मैंने पहले वाले की चॉइसेस ले ली। ठीक है, या इसको सिंपली ऐसा भी देख सकते हो कि आपके जो सम ऑफ कोफिशिएंट्स हैं उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे a⁻0 और b⁻7। ठीक है, इनका सम तो 7 ही है, इनका सम भी 7 है, इनका सम भी 7 है। a⁻7 और b⁻0, इनका सम भी 7 है, इनका सम भी 7 है, इनका सम भी 7 है, इनका सम भी 7 है। ठीक है, चमक रहा है भाई? ठीक है, सो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो 2-3 चीजें यहाँ से निकल के आती हैं। क्या क्या निकल के आती है भाई यहाँ से चीजें? क्योंकि मैं 7C0 से लेकर के 7C7 तक जा रहा हूँ, 7C0 से लेकर के 7C7 तक जा रहा हूँ, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन of a + b⁻n। देखो तो 7 के लिए कितने थे? 8 टर्म्स, क्योंकि मैं 0 से लेकर के 7 तक बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को चेंज कर रहा हूं, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स भी उतने ही हो जाएंगे। बाइनोमियल कोफिशिएंट 0 से लेकर के 7 तक जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल एक्सपेंशन में a + b⁻n के कितने हो जाएंगे? n+1। ठीक है, ये सबसे पहली चीज हमने सीखी जब हमने इन्हें बाइनोमियली एक्सपैंड करके लिखा। अच्छा, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज की सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a एंड b रिमेन्स।
कांस्टेंट sum of exponents of a and b remain constant. sum है तो remains होगा, remains constant and is equals to n होगा। n। ठीक है, ओके फाइन। सो किसी को कोई डाउट यहां तक भाई? ओके तो आज के लिए हम इसको एक जनरल टर्म के फॉर्म में खत्म नहीं कर रहा है। एक्चुअली x प्लस ए रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में खत्म करना था, जहां पर x और a की कौन कौन सी वैल्यूज होती है, वहां पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी ले सकती है x और a। ठीक है, तो वो सारी चीजें बतानी थी, पर हाँ अभी के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। ओके फाइन। अब एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज देख लेना। हमने शुरू में क्या लिखा था कि ये जो चीज है, जब मैं किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को लिख रहा हूं, एकदम शुरू में पॉलिनोमियल फंक्शन को लिख रहा हूं, तो क्या ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है? अभी